अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट पर होने वाले गुज़श्ता रोज़ के ऑपरेशन के बाद आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का अहम तरीन इजलास आज PTI मरकज़ी सेक्रेटेरिएट के बाहर खैमे में हुआ, जिसमें कुछ अहम फैसले किए गए। कल वाले ऑपरेशन की मजम्मत की गई और डट कर इन सारी सूरत हाल का मुकाबला करने का फैसला किया गया। इसके अलावा जनाब आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आइंदा का लाया क्या होगा जो अगला हफ्ता तहरीक इंसाफ के लिए, खान साहब के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है, चूँकि बड़े ही इंपॉर्टेंट केसेस जो हैं वो डिसाइड होने जा रहे हैं। क्या खान साहब की रिहाई होने वाली है? और इसके अलावा जनाब बात करेंगे, केसेस तो हो जाएंगे, ज़रा फैसले शायद उनके हक में आ जाए, लेकिन रिहाई असल मामला है कि वो हो पाएगी या नहीं। फिर एहतजाजी तहरीक को लेकर मौलाना फजलुर रहमान क्यों तहरीक इंसाफ से गारंटियाँ मांग रहे हैं, वो गारंटी क्या मांग रहे हैं, इस पर बात भी होगी। और पार्टी के दीगर जो अहम मामलात हैं, शेर अफसर नवरत का मामला है, वो डिस्कस करेंगे। और PSC जो है वो क्या तहरीक इंसाफ को नहीं मिल रही, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि आज आपकी कोर कमेटी का अहम इजलास भी हुआ, खैमे में हुआ, जो आपके पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट के बाहर आपने नस्ब किया है। तो ये बताइए, क्रैकडाउन जो हुआ, आज वज़ीर कानून ने भी सेनेट में वजाहत पेश की है। वो कह रहे हैं भाई हमने कोई 3-4 नोटिस भेजे हैं, बार बार नए, आखिरी नोटिस जो है वो 10 मई को किया था, फाइनल जो शो काज था, लेकिन फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। हमने जो है तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन इस्लामाबाद में जारी है, हमने यहाँ भी कर दिया जाके। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि तजावज़ात हो, तो यस हम सारे मानते कि तजावज़ किसी भी नहीं सूरत नहीं होने चाहिए और हमने ख़ुद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ड्राइव करती रही है तजावज़ात के ख़िलाफ़। मैं रात को जिस वक्त ख़बर आई है, मैं सबसे पहले वहाँ पहुँचा हूँ। वहाँ SSP साहब वहाँ मौजूद थे, वहाँ CDA के ऑफिसर ताहिर साहब वहाँ मौजूद थे। मैंने ख़ुद इनसे पूछा है कि अगर आपके पास कोई नोटिस हो, आपने भेजा हो, आपने कोई कैटेगराइज़ किया हो, कौन सी चीज़ है जिसकी वायलेशन हुई है, बिल्डिंग वायलेशन हुई है, इंक्रोचमेंट हुई है, नॉन कन्फार्मिंग यूज़ हुआ, कोई कुछ है, आप हमारे साथ शेयर करें। और मैंने उनको कहा हम गारंटी करते हैं हम रिमूव कर देंगे। उसके पास हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन भी पहुंच के उमर अयूब साहब आ गए, बाकी भी हमारे सारे साथी पहुंच गए। फिर हमने उधर भी उनको कहा कि अगर आप कोई चीज़ हम दिखा सकते हैं, वी इंश्योर वी विल रिमूव इट, और हम आप बताएं ना। हमें कोई नोटिस आया है, इन्होंने अगर कोई नोटिस सरताज अली साहब को जाते रहे जिनसे आपने ये लिया था प्लॉट, अगर आपने किसी को भी भेजना है तो वो आप उस बंदे को नहीं भेजते, आप उस एड्रेस पे भेजते जिस एड्रेस पे है। इस एड्रेस पे आपको ये कोई भी नहीं दिखा सकते कि फलां वक्त हमने ये नोटिस भेजा है और ये उसका रसीद है। ये हमें रसीद देते, ये हमारे पास दिखाता है। मैं ये रात को ये नहीं दिखा सके, रात को दोबारा उमर साहब को नहीं दिखा सके, हमारे वकीलों को नहीं दिखा सके। आपका रब्ता हुआ सरताज अली साहब से जिनसे आपने प्लॉट लिया था, भाई उन्हें कोई नोटिस ऐसा आया हो कि उनके साथ हुई हो जो आप इसे शेयर ना कर सके हो? द वेरी क्वेश्चन इज, इवन एज वी स्पीक CDA ने अपने वेबसाइट पे नहीं दिया, CDA ने मीडिया के साथ भी शेयर नहीं किया कि ये वो नोटिस है, और ये हमने उनको बताया कि ये इनकी वायलेशन है। द रीज़न इज़ कि ये तो अभी का तो नहीं है ये बिल्डिंग, और अगर उन्होंने इतनी मरतबा पहले कर दिया था तो लोग तो हमेशा से रिमूव करने के लिए इनके पास जाते हैं, ये हेयरिंग कराते हैं, आपके पास बंदा भेजते हैं, इसका एक स्पेशल मैसेंजर आ जाता है। ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बिल्डिंग नहीं, दुनिया जहान के पहले बिल्डिंग्स थे जो हाई कोर्ट के मुताबिक इन्होंने एक पूरी लिस्ट इशू की थी कि ये वायलेशन आप रिमूव कर ले। हमारी लिस्ट, हमारा नाम किसी भी ऐसी लिस्ट में नहीं था। दूसरी बात, तो ये क्या मकसद था इसका? फिर ये क्या, इसे डराना धमकाना, बंद करना, हरास करना, नथिंग मोर देन दैट। पहली बात यह कि डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट के बाद सबसे ज़्यादा सैक्रेड प्लेस अगर कंसिडर किया जाता है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है, और ये हमारा मेन मरकज़ है जिसमें पाकिस्तान के हर सूबे से और हर ज़िले से यहाँ हमारी डेलीगेशन आया करती थी। सेंट्रल ऑफिस है, और सेंट्रल ऑफिस में हम पार्टी के मुताबिक लोगों के साथ चलते हैं। ये ऑल ऑफ अ सडन ओवरनाइट आ गए थे रात के बाद। अगर इंक्रोचमेंट है, लेट्स सपोज, आप डे टाइम क्यों इनके इंक्रोचमेंट क्यों नहीं रिमूव करते? फिर आप आकर के दफ्तर सील कर देते। तो अगर इंक्रोचमेंट है, दफ्तर सील करने की जरूरत नहीं होती इंक्रोचमेंट में। नॉन कन्फार्मिंग यूज इज वन थिंग, इंक्रोचमेंट इज अगर कि बिल्डिंग का जो आपका प्लॉट है, प्लॉट के साथ आपने बाहर का जो हिस्सा है वहाँ आपने इंक्रोचमेंट की तजावज़ात है वहाँ पे, और बिल्डिंग का भी वो कह रहे हैं कि एक आध मंजिल शायद आपने एक्स्ट्रा बना लिया, जो बिल्डिंग बाय लॉज है उनकी आपने कोई वायलेशन की हुई है। वहाँ हमने ये पूरे दुनिया ने देखा है, ऊपर जो कैनोपी स्टाइल का बना हुआ वो तो बिल्डिंग है नहीं। हाँ। कभी उसकी स्ट्रक्चर ही नहीं है, वो तो हमने बनाया ही नहीं है, वो तो कोई कंक्रीट फ्लोर हमने नहीं डलवाया है। वहाँ हम अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे तो हमने सिर्फ शेड आगे वो किया हुआ है, लेकिन अगर उनको उस पर इतराज़ होता तो ये हमें बता देते कि आपने इसको कहते हैं हाइट वायलेशन, और या FAR कहलाता है, फर रेशो जो इनका रेशो होता है कि इतनी आप स्क्वायर की। दूसरी बात ये कि हमने इस प्लॉट के साथ क्या किया, कोई भी आपने नहीं देखा जो एज टू एज अपने प्लॉट का हिस्सा रखता।
इनके पास आज भी वो नहीं है कि ये आपकी इतनी वायलेशन थे कि आपने इतनी जगह रखनी थी और आपने इतनी जगह रख ली। मैं कह रहा हूँ हमारे साथ शेयर नहीं किया, आपने बिल्डिंग गिराने की कोशिश की, आपने सारा कुछ डिसमेंटल कर लिया। अमल क्या है? हम इसकी कंडमनेशन कर चुके, कंडम करते हैं और हम उसको आगे कोर्ट जाएंगे, कोर्ट जा रहे हैं और उसके खिलाफ कोर्ट जा रहे हैं और कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी बिल्डिंग जो है आप उसको वो कर दे, डीसील कर दे। और एक और चीज़, ये तो यहाँ तो ये कह रहे हैं कि हम आपकी बिल्डिंग को क्लोज कर रहे हैं और सेंट्रल सेक्रेटरीट को क्लोज करें, आपने वायलेशन की। लाहौर में किस बात पे आपने बंद कर दिया था? पेशावर में क्यों आपने बंद कर दिया था? आपने क्वेटा में हमारे ऑफिस को क्यों बंद कर दिया था? वहाँ किसकी चीज़ की वायलेशन थी? एक दिन क्वेटा की भी आपको बता रहा हूँ, एक दिन क्वेटा में जब हम जाते हैं, हमारे इलेक्शन होने जा रहे हैं, वो इलेक्शन में सिर्फ वो डिस्प्ले कर देते अपना नोटिस और साथ ही वो आकर के आ जाते हैं और सारी बिल्डिंगें क्लोज। सही। आमिर मुगल पर भी दहशतगर्दी का पर्चा हो गया कि वो रॉड, या ऑब्वियसली दहशतगर्दी का पर्चा आप कराते हैं। देखो वो आप आमिर मुगल साहब हमारे जीते हुए कैंडिडेट है फॉर्म 45 के, वो हमारे मने हाँ इस इलाके धरती के खादे में हर जगह जा चुके हैं, जिसने इतनी हेल्प की है कोविड में लोगों के साथ और हर वक्त अवेलेबल होते हैं, हर जगह पे अपने लोगों के साथ पहुंच जाए। वो फ़कत इतना कह रहे हैं कि आप इधर ना आए, आप उसको वहाँ से उठाते हैं और लेके जाते हैं, नो अदर दिन आप उसको कहते हैं जी आप दहशतगर्द हैं। तो दहशतगर्दी के मुकदमे तो हमारे लोगों ने बहुत भुगते। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगला हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, खान साहब के लिए। आपके साइफर केस जो है वो कंक्लूड हो रहा है और इसके अलावा 29 को जो इद्दत में निकाह केस का मामला है उसका भी फैसला आने वाला, और 30 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो नैब तरमीम का केस है उसमें खान साहब पेश भी हो रहे हैं। अभी तक तो वीडियो लिंक के जरिए ही पेशी का मामला आपकी तरफ से ये अलग बात है कि दरखास्त आई है भाई कि हमें हाँ सबको फिजिकली पेश किया जाए। तो क्या आपको उम्मीद है? सबसे पहले ज़रा अगर हम बारी बारी बात करें तो साइफर केस में भी अगर खान साहब की इम्कान तो यही है कि सज़ा सस्पेंड हो जाएगी, इद्दत में निकाह केस के अंदर भी सेंटेंस जो है वो सस्पेंड हो जाएगी, लेकिन असल सवाल यह है कि क्या वो बाहर भी आ पाएंगे? देखिए ये सस्पेंशन की केसेस इस वक्त अभी नहीं है, दोनों सजाएं सस्पेंड नहीं होगी, सेट हो जाएंगी। अपीलें हैं और अपीलों में इंशाल्लाह ताला इक्विटल हो जाएगी दोनों में। जो साइफर केस है उसमें रिमांड बैक का तो इम्कान नहीं है, साइफर इंशाल्लाह ताला नहीं होगा। रिमांड बैक रिमांड बैक नहीं होगा। उसकी रीज़न यही है कि प्रोसिक्यूशन ने जो कुछ करना था, एविडेंस प्रोड्यूस करना था, क्रॉस एग्जामिन अपना डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने थे, दे हैड द फुल अपॉर्चुनिटी टू डू इट। आप डिफेंस की वजह से हैं तो डिफेंस को छोड़ के अगर आप प्रोसिक्यूशन की केस को भी उठा लें तो उसमें कोई ऐसी जान नहीं है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आप उस केस को साबित नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला इक्विटल होगी। मेरी अदलिया से ज़रूर ये दरख्वास्त होगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़रूर दरख्वास्त होगी कि हमारे हर केस को महीनों रखा गया और महीनों उनको रिज़र्व रखा गया, जिससे हमें बेतहाशा इरेपरेबल लॉस हुआ है। खान साहब आज जेल में, वो भी इसी वजह से कि वो हमारे केस की डिसीजन नहीं आया करते थे। तो मेरी अदलिया से दरख्वास्त होगी कि आप फ़ौरन हमारा फैसला अनाउंस करें, और यही दरख्वास्त होगी हमारी सेशन जज साहब से भी कि आप इद्दत वाले केस में भी फैसला अनाउंस करें। जिस तरीके से आप 29 को होना चाहिए, तो 28 को जब ये कंक्लूड हो जाए तो बाकी नवाज शरीफ और इन लोगों के केसेस भी ऐसे ही हुए थे, शॉर्ट ऑर्डर आ जाता है, फिर डिटेल ऑर्डर बाद में करता। अभी भी जो नेब के केसेस थे उसमें भी ऐसी डिटेल ऑर्डर बाद में आता, लेकिन शॉर्ट ऑर्डर साथ ही कोर्ट ने अनाउंस कर दिया था। तो हमारी भी ये दरख्वास्त नहीं, मैं आपसे ये मेरा सवाल यही है कि इक्विटल तो हो जाएगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, मैं उसको मैं आ रहा हूं। आप कह रहे हैं कि बाहर वापस भी हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, असल टेक्निकल सवाल है। आप टेक्निकल इस वक्त खान साहब के 4 केसेस थे जिसमें खान साहब अंदर थे। तो शाखाना वाला केस जिसमें सज़ा गवर्नमेंट ने खुद कहा कि आप सस्पेंड कर दे, सज़ा सस्पेंड हो गई। फिर उसके बाद ये साइफर और इद्दत वाले केसेस थे। चौथा केस अलकादर था जिसमें खान साहब को बेल मिली है। अगर ये 2 केसेस में इक्विटल हो गई, खान साहब बाहर आ जाएंगे अनलेस एंड अनटिल ये अंदर कोई और केस को कब करके रखे हों और इलीगली इनको कर सकते। सुनने में आ रहा है कोई एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बन के कोई और एक जिस तरह वो अगतला साजिश केस या पिंडी साजिश केस की तरह का कोई स्पेशल ट्रिब्यूनल। देखिए जो केसेस ये कर रहे हैं सारे इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। हमारे इंफॉर्मेशन अभी तक कोई ऐसा नहीं है कि समरी ट्रायल के हवाले से नहीं, हमारे नॉलेज में कभी कोई नहीं है। और नहीं खान साहब को उन्होंने कोई जेल में आके बताया कि इस केस में हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं, इस केस में हम आपको इन्वेस्टिगेट करें, एक्सेप्ट कि अभी उन्होंने एक चौथा सा केस करना शुरू किया हुआ है, वो तोशाखाना 3 जो तोशाखाना। लेकिन मैं एक समझता हूँ अदलिया को चाहिए, अगर उन्होंने ऐसा इकदाम किया तो भी मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला अदलिया फ़ौरन रिएक्ट करेगी और वो भी बेल हमें जल्दी मिलेगी। लेकिन कोशिश हम यही करेंगे इस दौरान 190 मिलियन पाउंड वाले केस का फैसला तो नहीं आ जाएगा?
देखिए 190 मिलियन फ़ोन के फैसले आने में वक्त लगेगा। अच्छा, क्योंकि अभी वो केस चल रहा है, प्रोसिक्यूशन का एविडेंस कंक्लूड नहीं हुआ, हमारा क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू है, उसमें हमारे भी गवाह 12-13 गवाह कर चुके हैं मेरे से, तो वो वाले वो नहीं, उससे ज़्यादा हो गए, उससे ज़्यादा हो गए थे, 10 गवाह उन्होंने वेव ऑफ कर दिए थे, तो कुछ गवाह अभी उनके आने बाकी है और फिर हमारे गवाह होंगे, तो उसमें जल्दी फैसला नहीं आना। इसलिए हमने रिक्वेस्ट की हुई थी कोर्ट से कि आप हमारे जो है साइफर वाले केस में जल्द से जल्द फैसला हो और इसी तरह इद्दत वाले केस में। अच्छा, मुझे सर ये बताएं कि ये जो 30 तारीख को खान साहब की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेशी है नैब तरामीम केस के अंदर, अभी तक तो यही फैसला है कि वो वीडियो लिंक के जरिए ही पेश होंगे। आपकी तरफ से दरखास्त है खान साहब की, अपनी ख्वाहिश है जनाब को उन्हें वहाँ फिजिकली पेश किया जाए। तो खान साहब एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं उस पेशी के लिए जी कि मेरा मैच है, वो कहते हैं 30 को मेरा मैच है सुप्रीम कोर्ट में। ये मैच का वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं? देखिए क्या 30 के लिए मैच है, लेकिन ये खान साहब के जो अपने अल्फाज थे, जब हमें नोटिस मिला, मैं जेल में था और खान साहब ने मुझे डिक्टेट किया, मैंने लिखा और हमने जेलर को हैंड ओवर कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट को दे दे। इसमें पहले दिन से खान साहब की रिक्वेस्ट यही थी कि आप अरेंजमेंट कर लें, मैं सुप्रीम कोर्ट में पेश होना चाहता हूँ। और ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है, क्योंकि इसके साथ हम लिंक कराएंगे दुबई लीक्स वाले को भी, कि खान साहब का जो पहले केस हुआ था उसमें पूरा मनी ट्रेल दिया, पैसे आए कहाँ से, इन्वेस्ट कैसे हुए और फिर वापस कैसे आते हैं, ये पूरा। और हम चाहते हैं कि ये इस पे पूरा एक रेड लाइन हो। ये इन्वेस्टमेंट है जो इस तरीके से लोग यहाँ से पैसे लेकर के बाहर लेके जाते हैं, ये फर्क तो वो भी उठाना चाहता है। लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्या एक मुल्क में ऐसा भी कोई मुल्क हो सकता है जो लॉ ये पास करवाए कि 50 करोड़ से कम आपके करप्शन करो तो आपके खिलाफ करप्शन की केसेस नहीं बिल्कुल तो नहीं। और जब ये केस फोरम्स उसको देखेंगे, जब ये केस जो है, जब ये केस उठाएगा खान साहब खुद अर्गू करेंगे, खान साहब खुद इस केस को जब अर्गू करेंगे तो इसकी वो स्टेटस ही डिफरेंट। वो जो दोबारा मैं सवाल है कि वो मैच का वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, किससे मैच हो रहा है, क्या मैच हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में? नहीं, देखिए खान साहब ने ये एग्जैक्टली वर्ड नहीं इस्तेमाल किया कि मेरा मैच है सुप्रीम कोर्ट के साथ, सुप्रीम कोर्ट के साथ, सुप्रीम कोर्ट के साथ नहीं, लेकिन वो फुल फोर्स के साथ उन्होंने वर्ड यूज नहीं किया मेरा सुप्रीम कोर्ट से मैच, उन्होंने कहा 30 को मेरा मैच है। यस ऑफ कोर्स, दिस वाले फुल प्लेज ये कि सुप्रीम कोर्ट में खान साहब ये चाह रहे हैं कि 30 तारीख को मैं जब आ जाऊं तो मैं अपना शुरू कर दूं और मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने रख लूं। और मामला सिर्फ नैब तक नहीं रहेगा, बाकी जो मामलात हैं सुप्रीम कोर्ट से जो खान साहब ने खत भी लिखा था चीफ जस्टिस को, वो चीजें भी फिर नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जिस वक्त खान साहब फिजिकली पेश हो जाए वो रूटीन में ऑन एंड ऑफ होता ही रहता है। लेकिन इस मरतबा खान साहब वांट्स टू स्टे फोकस्ड ऑन दिस केस, और उस केस में खान साहब बताना चाह रहे हैं कि इस मुल्क की इकानमी की पूरे वो एक पिक्चर देंगे कि ये इकानमी की स्टेटस है और ये नेब ने कितनी रिकवरी करनी थी, कितने आर्गुमेंट्स तैयार किए हुए, किस किस्म के। खान साहब को एक बात आपको ज़रूर बताऊं, खान साहब को आज भी अपना सब कुछ एट फिंगर टिप्स याद है। इस मुल्क की इकानमी, इसकी GDP, इसके जो लॉसेस हो रहे हैं, इसके जो जितने ट्रिलियंस हम उसमें इंटरेस्ट में दे, मेरा सवाल है कि वो भरपूर तैयारी में 30 तारीख के लिए। खान साहब बगैर तैयारी की फुल तैयारी में है, क्योंकि उनके पास अभी अपीलों की कापियां नहीं आई, लेकिन खान साहब की फुल प्लेज तैयारी है। और इंशाल्लाह पेशी के वाले से फिजिकल, देखो हम सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त ज़रूर कर रहे हैं। मैंने जेल के बाहर से भी दरख्वास्त की थी, उस लेटर पे भी लिखा था सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट के इंश्योर करना चाहिए। क्या पहले भी ऐसे हुए हैं, आपने लोगों को बुलाया है और सब लोगों ने अपने केसेस अर्गू किए इन पर्सन, तो ये कैसे मुमकिन है कि आप खान साहब को जेल से ला करके सुप्रीम कोर्ट नहीं लेके आ सकते कि वो अपना केस अर्गू करे? ये कैसी सरकार है कि इतनी सिक्योरिटी वो नहीं प्रोवाइड कर सकती वहाँ से? वजारत दाखिला का आ जाना जनाब की खतरा हम पेश नहीं कर सकते, जिस तरह इलेक्शन कमीशन वाले मामले में हुआ। इनको जो खतरा है, इन सबको जो खतरा है वो इनको खतरा जो है ना अपनी पॉपुलरिटी और इनके पास है, बिकॉज ये लोगों को शेव नहीं, वो दिखा ही नहीं सकते कि जिसकी एक शर्ट एक मरतबा की व्यू जो है वो बिलियंस में जा रहा है उसके साथ, तो इनको पता है कि जब वो लाइव आएंगे वो बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट में तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। अब उनके लिए उनका चेहरा दिखाना लोगों के लिए एक चैलेंज बन गया। ये बातें तो सर अपनी जगह पर ठीक है सारी। मुझे ये बताएं कि ये जो परवेज़ इलाही साहब वाला मामला है, उनकी रिहाई हुई है, रिहाई के बाद एक तासुर ऊपर रहा है, कुछ लोग ये बात कर भी रहे हैं, चाहे मगोइयाँ चल रही हैं जनाब कि ये किसी समझौते के नतीजे में हुआ है। ये क्या मामला हुआ है परवेज़ इलाही साहब वाला, क्या चल रहा है आपकी? परवेज़ इलाही साहब अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सो प्राउड ऑफ परवेज़ इलाही साहब और उसकी फैमिली। ट्वीट किया था उन्होंने, वो विड्रॉ हो गया, वापस हो गया। परवेज़ इलाही साहब और उसकी फैमिली ने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं, जितने डटे रहे और जितनी सख्तियाँ उसने बर्दाश्त कर दी इस उम्र में, वो बीमार भी हुए, वो वहाँ गिरे भी, उनकी पसलियाँ भी टूटी, वो हॉस्पिटल में आए, हॉस्पिटल में भी मिलने नहीं दिया गया। एवेंचुअली अदलिया को एक नज़र आया कि ये सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें आप किसी को अरेस्ट भी नहीं कर सकते, तो आप इसको ऑलमोस्ट 1 साल तक जेल में रखते
सकते हैं। तो उसको जो कुछ मिला मेरिट के बेस पे अदने उसको दिया, कोई डील शील और किसी के पार्टी के प्रेसिडेंट को बंदा मिलने तक नहीं किया उनसे, पार्टी के प्रेसिडेंट है, हम जाएंगे, मैं खुद भी उनसे मिलने जाऊंगा इंशाल्लाह ताला। और वो आपसे पहले जमात इस्लामी के अमीर वहाँ पहुँच गए? जी बिल्कुल, हम जा रहे हैं उनके पास मिलने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये हमाद अजहर भी उनका इससे बिल्कुल ऐसे टाइम पे सामने आना कि जब परवेज इलाही रिहा होते हैं, हमाद अजहर भी फ़ौरन से बाहर आ जाते हैं, मियां असलम इकबाल को भी कहा जाता है भाई आप भी निकल आए बाहर। तो ये वो कोई खतरात, कोई खदशात है ना भाई कि परवेज इलाही आगे वो पंजाब में एक्टिव हो जाएंगे भाई, तो हमाद अजहर बाहर आगे नहीं। देखो हमारे पार्टी ये कोइंसिडेंट तो हो नहीं सकता ना कि जिस दिन परवेज इलाही साहब रिहा होते हैं उसी दिन हमाद अजहर परवेज इलाही साहब वेरी प्राउडली वी ऑलवेज से, परवेज इलाही साहब हमारे प्रेसिडेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के लेवल पे, और हमाद साहब जनरल सेक्रेटरी है उसके पंजाब के, और राशिद साहब प्रेसिडेंट है पंजाब के। और जब वो ये आ जाते हैं उनका आपस में कोई कंपटीशन और वो नहीं है पोजीशन के लिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि इतने अरसे से हमाद अजहर भी रुपोश थे, परवेज इलाही जिस दिन रहा होते हैं उसी दिन हमाद अजहर भी मंजर आम पर नहीं। हमाद अजहर साहब पहले भी मंजर आम पे आ चुके थे, पेशावर गए हुए थे, पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, वहाँ से उसने सारे केसेस में अब देखो ना लोग क्या करें। हमाद अजहर साहब कोर्ट में चले गए, वहाँ कोर्ट से पूछा भी मेरे खिलाफ कितने केसेस है बताएं, जहाँ जहाँ केसेस है। एक द मैक्सिमम दिस इज व्हाट यू कैन कॉल इट कि वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है कि वो कोर्ट में हम खुद जाते हैं और कोर्ट को कहते हैं मेरे खिलाफ जितने केसेस हैं मुझे बताया जाए, और हम उन सारे केसेस में पेश होना चाहते हैं, हमें वो बताया भी नहीं जाता, फिर अरेस्ट भी किया जाता है, हरास्ट भी किया जाता है। हमाद साहब इधर हाजिर हो जाते हैं, हमारी पार्टी की ये रेड भी करते हैं और सब कुछ करते हैं, और मैं खुद वहाँ मौजूद हूँ, मैं खुद मौजूद हूँ और यूएन डेलीगेशन के साथ, और हमारी गुफ्तगू चल रही है इलेक्शन पे और इस बार पे चल रहे हैं, और इसके साथ पुलिस बाहर खड़ी है और अंदर आने की कोशिश कर रही है, और ये इसी तरीके से अच्छा इसी तरीके से इन्होंने कभी किसी और के साथ नहीं किया, न किसी आप प्रोक्लेम अफेंडर को। सर ये तहरीक इंसाफ के सारे लोग जाके पेशावर हाई कोर्ट से बेल क्यों लेते हैं? बाकी भी तो हाई कोर्ट से, लाहौर हाई कोर्ट है, लाहौर से बंदा उठ के जाके वहां से बेल ले रहा है। नहीं, आप बेल कहीं से भी ले सकते हैं। मेजॉरिटी में लोग आप अगर 90% से अब लोगों ने जाके पेशावर हाई कोर्ट से, ये एक रूटीन है, सारे लोग ऐसे ही करते हैं, सारा एक रूटीन है। अगर आप एक सुबह में दूसरे सुबह में आपके पास केसेस है तो लोग रूटीन में दूसरे सुबह जाते हैं। नाज़रीन, हमें एक मुख्तसर ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ मजीद अहम सवाल थे जो कि हमने पूछते हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ से, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, हमारी बैरिस्टर गौर साहब से गुफ्तगू जारी है। रऊफ हसन साहब पे हमले का मामला है, इस पे आपकी जो FIR तो हुई है, बाद में पुलिस से करिए जो आपने जो तहरीर दी थी उसी पे हमने FIR कर दिया, अब आप कह रहे हैं दहशतगर्दी के दफात भी शामिल करें, फलां भी करें, फलां भी करें। कहाँ पहुँचा है मामला? आपको कितना कोई पुलिस ने कोई आगाह किया है, बताया भाई कि तफ्तीश में कोई पॉजिटिव पेशरफ्त है? देखिए, दो चीज़ें, जहाँ तक वो ये कह रहे हैं कि हमारी स्टेटमेंट पे पर्चा हुआ और उसमें दहशतगर्दी कहाँ तक आई है, होता है या नहीं है। अगर कोई अटैक हो जाए और अननोन असैलेंट और आपको उनको पहचान नहीं है तो आपने एज अ विक्टिम एज अ पर्सन आपने ये स्टेटमेंट देनी कि हुआ क्या है। एंड दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली रऊफ हसन साहब ने कैटेगोरिकली स्टेटेड। मेरा किसी के साथ रंजिश नहीं, दुश्मनी नहीं रही। आई डोंट सी कि कौन मुझ पर अटैक करेगा। मेरे ऊपर अटैक हुआ है, मैं ये यहाँ से निकला हूँ, परसों भी मेरे साथ ऐसा हुआ, आज भी मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे गला काटे, क्योंकि मैं जब हॉस्पिटल में पहुँचा वो वहाँ मौजूद थे, अभी डॉक्टर नहीं आया था। ये मैंने गैश देखा, इट वाज टू डीप, और नीचे से बिल्कुल इसे ½ इंच डिफरेंस है, जिसका जुगुलर वेन से वो बच गया। अल्लाह ताला ने उसको एक दूसरी ज़िंदगी दे दी। अब यह मुतालबा हमने किया है कि आप उसमें दहशतगर्दी का मुकदमा जो दफ़ा है वो डाल दें। रीज़न बीइंग कि आप किसी भी बंदे को जो वनरेबल टू अटैक होता है, वो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी है, आप उसको नज़रिए के बेस पे अटैक करते हो, आप उसको रिलीजन के बेस पे अटैक करते हो, आप उसको पॉलिटिकल नज़रिए से क्या इख्तिलाफ हो गया सर? देखो, जो लोग हैं वो उनके बेस में ज़रूर आए, लेकिन किसी को आप नज़रिए के बेस पे, कौमियत के बेस पे, रिलीजन के बेस पे अटैक करो, ये हेट क्राइम है और ये हमारे लॉ के मुताबिक दहशतगर्दी। तो हम चाहते हैं अब दहशतगर्दी का मुकदमा डाल के JIT से इसकी इन्वेस्टिगेशन। ये बताएं सर कि ये जो हुकूमत मुखालिफ तहरीक है, ये मामला आपका आगे नहीं बढ़ पा रहा, बड़ी स्लो प्रोग्रेस है अभी तक। आपकी तरफ से कोई बड़ा पावर शो KP के अलावा कहीं नहीं हमें देखने को मिला। अपने पेशीन चमन ने किया था, पंजाब में जलसे आप नहीं कर पा रहे, फैसलाबाद का जलसा पहले 8 फिर 10 फिर 18 वो आपका नहीं हो पाया, इस्लामाबाद में जलसा आपका नहीं हो पाया, कराची में जलसा आपका नहीं हो पाया। कैसे आप ये तहरीक चलाएंगे? आपका पार्टी सेक्रेटरी तक आपका कल गिरा दिया गया, उस पर अटैक हो गया, तहरीक आपसे नहीं चल रही।
खान साहब खुद आके बाद जलसे करेंगे सब होंगे नहीं, जलसे? ऐसा नहीं है। तहरीक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तरीके से चल रही है और सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कन्वेंशन भी हो रही है। जहाँ तक आप कह रहे हैं बड़ा जलसा नहीं हुआ, यू आर एब्सोल्युटली राइट। केपी में हमने जलसा किया, बहुत बड़ा जलसा हो गया, 9 मई को जलसा हुआ था ना हुकूमत। यहाँ हमने दरखास्तें दी, कराची के लिए दिए, पंजाब के लिए दिए, इस्लामाबाद के लिए दिए। यहाँ हम जो यही तो हम कह रहे हैं कि आप हमारे जो बेसिक राइट है, फंडामेंटल राइट्स है, वो हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट करना, जलसा करना। आप इस्लामाबाद में हमें कोई भी जगह बता दें, हम वहाँ जलसा करेंगे। दैट्स इट। हम ये नहीं चाह रहे हम डी चौक पे करेंगे। जो जगह आप हमें बताएंगे, जो हमने आपको कहा है कि ये हमारे ग्राउंड है, इसी में आपकी हुकूमत के खिलाफ तहरीक है, हुकूमत तो कभी आपको इजाजत नहीं देगी। हुकूमत नहीं देगी तो हम अदलिया पे रिलाई कर रहे हैं। बाकी कोर्टों में जा चुके हैं, और कोर्टों से हमारी जो तहरीक के अंदर जमात इस्लामी भी शक में, तजब्ज़ुब में रही है। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कोई गारंटियां मांगी है भाई कि आप लोग कहीं निकल ना जाए, बाद में मामला आपको सेटल ना हो जाएगी हमारे साथ। हमारी जो पार्टियों के साथ सारी बातचीत चल रही, मौलाना खान साहब है और हम समझते हैं हमारे बड़े अच्छे वो एक अलायंस पार्टनर बन जाएंगे अगर वो आना चाहते हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं वो। फिलहाल तो देखो बात आगे चल रही है। मौलाना साहब हमें तवक्को तो है कि इंशाल्लाह ताला वो आकर के हम ज्वाइन करें। देखिए 2-3 चीज़ें, एक ये हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है और हर पॉलिटिकल पार्टी की ख्वाहिश है, और खान साहब का तो डे 1 से मिशन ही अपने पार्टी का ये था कि इंसाफ हो, और इसके लिए ज़रूरी है कि अदली आज़ाद हो, प्रेशर ना हो, और इलेक्शन का ट्रांसपेरेंट और फेयर और इम्पार्शल होना। ये वैसी मिशन सारे में मौलाना फजल रहमान और आप बिल्कुल एक पेज पर हैं। मौलाना फजल रहमान की खान साहब से मुलाकात कब हो रही है? देखो मुलाकात तो अभी फ़िलहाल इज़ नॉट ऑन द कार्ड, लेकिन एनीवे वो दरख्वास्त दे सकते हैं खान साहब से जब मिलना चाहे, लेकिन हम सारे उनसे मिलते हैं न उन्होंने कोई ऐसी ख्वाहिश जाहिर की है। अलबत्ता हम ये कोशिश ज़रूर करते हैं कि अलायंस में हम आगे इकट्ठे बढ़े और ये मुल्क और कौम की खातिर हम बढ़े। इम्कान कितना है वो आ जाएंगे आपके साथ 100 में से 50%, 60%, 70%? देखो वो परसेंटेज में तो नहीं बता सकता, लेकिन हम ज़्यादा कैलकुलेशन करना बड़ा जरूरी है। मैं बहुत ही बड़ी कैलकुलेशन करके चलती हूँ मौलाना फजल रहमान पे, क्योंकि आम बंदा होता है, मैं भी ना कहता आपसे। वो बेसिकली ये है कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी अब दिखानी होगी, और सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाते हुए और इनके तजुर्बात के पेश नज़र ये स्टेप लेना होगा। वी हैव टू गो स्टेप। अगर वो हमारे साथ आ जाते हैं, हमारे साथ अलायंस का हिस्सा बन जाते हैं, तो फिर वो 8 तारीख को हमारे इस्लामाबाद में होगा। सब्जेक्ट हम सबको दे रहे हैं, यस उनको दावत देंगे, मौलाना को दावत देंगे। अगर वो हमारे अलायंस में आ जाते तो वो अलायंस का होगा बिल्कुल। वो ये बताएं मुझे कि ये जो बजट के बाद आपकी कैलकुलेशन में आपके लोग निकल आएंगे पूरे मुल्क। खान साहब इसी चीज़ पे बैठे हुए जनाब के ढटके खड़े के बजट के बाद पाकिस्तानी अवाम निकल आएंगे। लोग नहीं निकल रहे, ये फैक्ट है, ये आपको मानना पड़ेगा। केपी में शायद फिर लोग निकलने को तैयार हैं, बाकी लोग पंजाब में कोई हिल ही नहीं रहा, निकल ही कोई नहीं रहा। नहीं देखो, लोग निकलने को भी तैयार है और निकलने के अलावा चारा ही नहीं है, और क्यों करना निकले। आप उनका आवाज़ भी दबाते हैं, आप उनको महंगाई से भी छुटकारा नहीं दे सकते, आप अपने घर में सारा कुछ आप बांटते हैं। आपने देखा है कि मरियम किस तरीके से वज़ीर आला बन के बैठ रही है, वो स्कूलों में भी जा रही है तो वो अपना मगा उठा करके चलती है, पानी लेकिन लोग निकल नहीं रहे सर, वही तो मसला है, या कोई निकाल नहीं पा रहा पार्टी में। हम तो निकाल रहे हैं, हम तो कह रहे हैं लोग निकलेंगे, लोग हर हाल में निकलेंगे। अब सिर्फ ये ज़रूरी है कि हम चाहते हैं लोग किस तारीख को निकलें और किस तरीके से निकलें। मेरा सवाल भी आपसे ये कि आपको एतमाद कहाँ से आ रहा है? लोग निकल नहीं रहे आपकी तहरीक में अभी तक? नहीं, अभी जितनी कन्वेंशन की है, जितनी कन्वेंशन रैलीज की है तरीके से आपने उतनी जैसे की नहीं। अब देखो राइट आफ्टर द इलेक्शन हमने कोई वो नहीं दिया है, कॉल नहीं दिया पब्लिक को कि वो आप प्रोटेस्ट आपने कहा था कि करें सैटरडे को 1-2 अपने हफ्तों वो हमने देखिए हमने जितने प्रोटेस्ट हमने कराने थे वो हमने एक जगह पे नहीं करते, मुख्तलिफ जगहों पे कराने थे और स्कैटर थे, तो अपने अपनी जगह पे। अभी जब हम उनको कह रहे हैं कि जी हमने जलसा करना है, तो जब जलसा हमने करना आप देखेंगे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल अवेलेबल होंगे। हमारा जलसा होगा वो पीसफुल होगा और वो कानून के मुताबिक अदलिया के परमिशन के साथ होगा, ताकि सारे लोग वहाँ आ जाएं और सब तकरीर करें। एतमाद कहाँ से आ रहा है सर पार्टी को? पार्टी को एतमाद आ रहा है। लोग तो नहीं निकले अभी तक इलेक्शन के बाद, आपके इलेक्शन वाले दिन निकले तो उसके बाद आपके लोग नहीं निकले, लोग निकल प्रोटेस्ट में नहीं निकले। एतमाद कहाँ से आ रहा है? हम उनके साथ कामयाब हो जाएंगे, हम उनके साथ अटैच्ड है। लोग तो इंतजार कर रहे हैं। मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ एज ए चेयरमैन, मुझसे 90% लोगों का सिर्फ क्वेश्चन ये होता है खान साहब कब बाहर आ रहे हैं, क्यों जलसा नहीं कर रहे हो? तो ये हम कर ही रहे हैं उसी पर्पस के लिए, और हम कर रहे हैं कि अदली आज़ाद हो, ये जजेस पे प्रेशर ना हो, इलेक्शन रिग ना हो। अब मुझे ये बताएं सर कि
ये जो मामला है मुज़ाकरात का चैप्टर क्लोज हो गया है, मुज़ाकरात बातचीत कर चुके, आपकी पार्टी के दफ्तर पे अटैक भी हो गया, खान साहब भी कह रहे हैं भाई मैंने बातचीत नहीं करनी, इनमें से किसी के साथ बातचीत नहीं करनी, फिर किसी बात होगी इस्टेब्लिशमेंट से होगी, ये बात आपकी पार्टी के लोगों ने की है। फौज कह रही भाई हमने बात नहीं करनी, बात करनी जाके पोलिटिकल गवर्नमेंट से आप जाके बात करें। इसका मतलब है कि चैप्टर क्लोज है फिलहाल नहीं। देखो जहां तक डिस्पाइट ऑल द आपने कहा भी है क्लैश ऑफ टाइटंस ये देखो सीज फायर करें, आपने अपना बयान भी आया था। डिस्पाइट ऑल दिस, डिस्पाइट ऑल जुल्म तो हमारे साथ हो रहा है, वो क्लैश ऑफ टाइटन का लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी तरफ से तो किसी के साथ ज्यादती नहीं हुई और हमने यही कहा है कि ये तो हमारे मंशूर का हिस्सा है कि ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन वो हमारे मंशूर का है। हमने सबसे पहला जो पैराग्राफ है वो इसी से शुरू हो रहा है, तो हम तो चाह रहे हैं कि आगे की तरफ बढ़े। इसके बावजूद कितनी ज्यादतियाँ हुई हैं, डायलॉग स्टिल ऑन द टेबल, हमने ऑफ द टेबल नहीं रखा हुआ है। उसकी रीज़न किससे करेंगे डायलॉग? डायलॉग हम बता चुके हैं, हम सबके साथ डायलॉग करने को तैयार है, एक्सेप्ट जो हमने पॉइंट आउट किया कि यहाँ कुछ लोग यही है जो हमारे मैंडेट ले चुके हैं। आप पीपल्स पार्टी नून लीग से मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, आप बाकी किससे करेंगे मुज़ाकरात? तो रह जाती है एस्टैब्लिशमेंट ही रह जाती पीछे, वो भी वो जो बाकी पॉलिटिकल पार्टी के साथ है वो भी हम सीरियसली पॉजिटिवली कंसिडर कर रहे हैं। जिस तरीके से एक दो पार्टी की तरफ से पे भी आपको इतराज़ है कि वो आपका मैंडेट लेके बैठे, फिर आप किससे करेंगे बात? देखिए मैंडेट तो यही बैठे हुए, ऑब्वियसली अगर बात करेंगे मैंडेट हमारा उनके पास है तो तभी तो हम कह रहे हैं कि शॉर्ट अप इट। तो फिर वही ना, फिर पॉलिटिकल पार्टीज तो उनकी तरफ से तो कहे वो आपके साथ है, उनकी तरफ से जो जिस तरह ऑफर आया तो पीछे स्टेक होल्डर की बात करें, फिर तो फौज ही रह जाती, फिर आप फौजी क़यादत से बात करेंगे, आप इनसे नहीं करेंगे बात, किससे करेंगे? कहा सबके साथ हम बात करने को तैयार है। जहां तक ये बात है कि तीन पार्टीज हमने पॉइंट आउट कर दी थी कि इनके पास हमारा मैंडेट है, पर उनकी तरफ से जो पॉइंट आया कि द ओनली वे फॉरवर्ड इज अ डायलॉग। और समर एक चीज हमें देखो और वो डायलॉग होगा, आज तक जितना लड़ाई झगड़ा हुआ इन्होंने देखा, 3-4-5 दिन में 3 मरतबा कन्विक्ट करवाया, 30 साल की सजा दी, निशान भी ले लिया, लोगों को भी रोका, प्रपोजर को रोका, सिकंदर को लेकर तो 2 कदम शायद आपको पीछे हटना पड़ेगा। एक नहीं, 2 कदम आपको भी मुज़ाकरात के लिए बातचीत करिए, आपकी बात ठीक है, वो आपने सारी बातें की, ठीक है, इतनी सारी चीजें हुई, ये फिर भी ना बुला सके, न लोगों को कर सके, न लोगों की जो पॉपुलरिटी है खान साहब के साथ मोहब्बत है वो कम नहीं कर सके। इसलिए एवरीवन हैज टू लुक इनटू द अदर साइड। आप पीछे हटने को तैयार हैं, वहाँ से भी चीज़ें ज़्यादा जो हो रही है सारी, लेकिन आप ही पीछे हटने को तैयार नहीं है ना। खान साहब एक बयान दाग देते हैं, नहीं हमने हमारा सख्त किस्म का इदारों के खिलाफ सख्त किस्म की जो है वो हर्जा सराई बयानात होते हैं, तो वो माहौल बन नहीं पा रहा ना मुज़ाकरात। तो कोई हर्ज सराई नहीं की, नेवर एवर हैव वी डन द हर्ज सराई। हर्ज सराई तो नवाज शरीफ ने की जो नाम लेकर के करते हैं, नवाज शरीफ दूसरे लोगों ने कर दी। आप टाइम आप उठा ले, मरियम की उठा ले, जिस तरीके से जजेस को वो कर रही थी, उनके वजीरों को उठा ले, जिस तरीके से चलाते थे, आप इनकी वो उठा ले, जजेस और आल्सो एज सेक्रेट एज द अदर वन, और वो पार्लियामेंट में आपके लोगों ने टाउट भी कहते हैं, तो उनको ये आपके लोग भी कहते हैं टाउट, हम नहीं, हमने कभी उनको नहीं कहा। जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए रऊफ हसन साहब ने वर्ड यूज किया। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने सबको ये कहा, सब जो इसके साथ है, हम कहते हैं अपने आईनी रोल प्ले करें, किसी को ये राइट नहीं पहुंचता कि अपने हदूद से निकल करके वो इंटरवीन। सही है। शरवत का सर शोकाज क्या हुआ, एक्सेप्ट हो गया, मान लिया गया या रिजेक्ट हो गया? नहीं, शोकाज हमने उनको दिया, ये पार्टी जवाब तो उनका आ गया था ना, वो जवाब इंटरनल मामला है हमारे पास, वो वापस आएंगे इंशाल्लाह ताला, हम उनको डील कर लेंगे। इंटरनल पार्टी का मामला है, नो बिग डील। इज इट गोइंग टू बी रिस्टोर्ड? वो देखेंगे आगे क्या करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह पार्टी का मामला है, खुशअस्लूबी से रिजॉल्व करेंगे। एसेट है पार्टी का वो, ये ऑब्वियसली हमारे हर कैंडिडेट हमारे एसेट है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन देखिए पार्टी डिसिप्लिन होता है, आपको शोकाज मिलता है, आप जवाब देते हैं, फिर पार्टी के हायरार्की है, उसमें डिस्कशन होती है और फिर उस पर हम डिसाइड करते हैं। तो हम समझते हैं ये इंटरनल मामला आते ताकि डाइवर्ट ना हो, हमारे मेन अटेंशन जो हमारे मेन चीज़ें हैं उनसे डाइवर्ट ना हो, तो इसलिए हम इंशाल्लाह खुशअस्लूबी से। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आपने तफसीली गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब की प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के इंतहाई अहम रहनुमा से, यानी हमारे साथ मौजूद होंगे मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, कुछ बड़े अहम सवाल हैं उनसे भी बात होगी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करेंगे आज मुस्लिम लीग नून की पंजाब हुकूमत ने इमरान खान के ख़िलाफ़ एक नया केस बनाने का फ़ैसला किया है, काबीना ने मंजूरी दे दी है और ये जेल से ये कहा जा रहा है कि 11 मरतबा कोई इश्तिहाल अंगेज़ बयानात दिए हैं कौमी सलामती के ख़िलाफ़, और ये भी कहा जा रहा है कि जेल से खतूत लिखे गए जो कि कौमी सलामती के जो है वो ख़िलाफ़ थे, ये बयानात भी उनके, जिसमें कत्ल करने तक की बात की गई कि मुझे कत्ल करने की साजिश हो रही है। तो इस पर आज मुकदमा कायम करने का फ़ैसला हो गया, पंजाब काबीना ने मंजूरी दे दी है।
और अब ये देखा जाएगा जनाब कि किस नौयत की पटिशन जो है वो तैयार की जाए। इसके अलावा अहम बात यह है कि अगले ही हफ्ते खान साहब के हवाले से 2 अहम केसेस का फैसला मुतवक्का है। एक तो 29 तारीख को आ रहा है साइफर जो मामला है इद्दत में केस का, और साइफर वाला भी 28 को कंक्लूड हो रहा है। अगर दोनों केसेस में वो बरी हो जाते हैं तो फिर वो बाहर आ जाएंगे। तो क्या उन्हें जेल में रखने के लिए सारी एक्टिविटी हो रही है? और पीटीआई के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के हवाले से जो ऑपरेशन था उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है मुस्लिम लीग नून के सीनियर मियां जाबिर लतीफ़ साहब। मियां साहब बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। तो सबसे पहले तो बताएं कि एक नया केस खान साहब के हवाले से जो है वो बन रहा है। आज पंजाब काबीना ने मंजूरी दी आज़म बुखारी साहब के बकौल कि जी जेल से खान साहब ने 11 मरतबा कोई इश्तियाल अंगेज़ बयान दिए हैं जो कि कौमी सलामती के खिलाफ हैं। वो खतूत भी जो उन्होंने लिखे वो बड़े जहरीले किस्म के खतूत थे, जो उन्होंने आर्टिकल वगैरह भी छापे गैर मुल्की जरीदों के अंदर। तो इस पर उनके खिलाफ केस बनता है। तो ये क्या मकसद है इन नए केसेस बनाने का? नहीं, बात नए या पुराने केसेस की नहीं, बात यह है सहूलतकारी की। और ये सहूलतकारी इमरान साहब को मैसर उस वक्त से आज तक है जब उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद आया था, और आज तक के दिन ये सहूलतकारी किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। वो 8 फरवरी को भी मौजूद रही। देखें, मैं जब बात किया करता था, जब हुकूमत 18 माह की थी, तो लोग आगे से सवाल करते थे कि आपकी हुकूमत है और आप कह रहे हैं सहूलतकारी हो रही है, तो फिर आप उसका निशानदेही क्यों नहीं करते या उस सहूलतकारी को रोकते क्यों नहीं हैं? तो फिर आपने देखा 9-10 मई हुआ, और 9-10 मई के बाद एक अदारे ने अपने अंदर खुद एहतसाबी की और फिर वो सहूलतकारी नज़र आई। फिर आप ये देखें कि दूसरा अदारा उसने अपने अंदर खुद एहतसाबी का सिलसिला शुरू किया। वो अलग बात है कि फिर वहाँ रुकावटें खड़ी हो गई। क्या ये सहूलतकारी जो मैं कहता हूँ ये तो अदारों के अंदर से आपको नज़र आई ना? तो आप अभी वो चीज़ें भी देखेंगे जो पाकिस्तान से बाहर कि जो ताकतवर शख्सियात या रियासतें हैं या पाकिस्तान मुखालफ क़ुव्वतें हैं जो इसको सहूलतकारी दे रही हैं, जिसकी वजह से 9-10 का जो वाक़या है 1 साल गुजरने के बावजूद भी उस पर कोई हाथ नहीं डाल सका, टहरे में कोई ला नहीं सका। साल बाद कहा जा रहा है कि उस पर कोई जुडिशल कमीशन बना लें। तो आज ये बात जो की जा रही है ये 1 साल पहले क्यों नहीं? और कमीशन तो उस पे बनते हैं जो रात के अंधेरे में या नामालूम लोग कर जाएं, और जो इकरार करें कि ये मनसूबाबंदी भी मैंने की, जो इकरार करें कि अगर आप मुझे गिरफ़्तार करोगे और जो गिरफ़्तार करेंगे हमला भी उन्हीं पे होगा। तो क्या नवाज शरीफ को कई दफ़ा एक सेकंड रुक जाएं, क्या नवाज शरीफ को कई दफ़ा उसी अदारे के लोगों ने गिरफ़्तार नहीं किया? क्या नवाज शरीफ को जब पाकिस्तान लंदन से आए थे वापस मरीम नवाज शरीफ के साथ 2018 में गिरफ़्तारी देने के लिए, क्या उस वक्त उस अदारे के लोगों ने गिरफ़्तार नहीं किया था? क्या उसका रद्द अमल मुस्लिम लीग के लोगों ने इस तरह दिया था? नहीं दिया था। मगर आज आप बिल्कुल पब्लिकली एक बात भी करते हैं और आगे से आपको गुड टू सी यू कहा जाए, तो उसके बाद भी आप मेरे से सवाल करें कि सहूलतकारी कहाँ से हो रही है? मियां साहब, सहूलतकारी की जो रिसेंटली अमली शक्ल नज़र आई है, अगर प्रैक्टिकली बात करें तो सहूलतकारी तो 8 फरवरी को होती हुई नज़र आई है, जिसमें आपकी पार्टी इक़्तिदार में आई है, जिसके बाद अगर आप 8 फरवरी को सहूलतकारी कहते हैं तो मैं इसको बददियानती कहता हूँ। मैं बददियानती इस सेंस में कह रहा हूँ कि अगर जो 9-10 मई के वाक़े में शामिल मास्टरमाइंड था, सहूलतकार थे, मनसूबा साज थे, अगर उनको सज़ा नहीं भी देना चाहता था कोई या नहीं दी जा सकती थी आलमी कुव्वतों के दबाव की वजह से, तो कम अज़ कम उनके नाम पब्लिक कर दिए जाते तो 8 फरवरी को नताइज मुख्तलिफ होते। मगर आप लोगों को पाकिस्तान के दुश्मनों की निशानदेही भी नहीं करेंगे, पाकिस्तान पर हमला करने वालों के नाम भी नहीं बताएंगे, और उसके बाद आप तवक्को रखें कि 3 केसेस में आप सज़ा दे के तो आप लोगों को ये बताएं कि ये मुजरम है।
ये तो दूसरी सहूलत जिस थी तरह कि इलेक्शन से उसको पहले मजलूम बना एक के बाद शो एक करने सजा की। दी गई, वो तो उन्हें ज़रा इलेक्शन से नॉकआउट करने के लिए ये सारा कुछ था। भले का इंतखाबी निशान भी ले लिया गया, सब कुछ हो गया। ये तो उनके वोटरों ने कमाल किया कि वो ढूंढ ढूंढ के उन्होंने इंतखाबी निशानात जो है वो जो मुख्तलिफ अलाट हुए थे उन पर जाके वोट डाला। कोई इंटरनेशनली तो किसी ने आके वोट नहीं इस डलवाया। तरह नहीं, इस तरह नहीं होता, इस तरह नहीं होता। मेरी हौसले से बात सुने। बात ये है कि ये कहा गया कि उसके फार्म छीन लिए गए, और किसी फार्म छीनने वाले ने अगर इलेक्शन नहीं लड़ा तो मुझे बता दें। जो इलेक्शन लड़ना चाहता था उसने इलेक्शन लड़ा। और आप बात कर रहे हैं कि जनाब निशान छीन लिया गया। क्या मुस्लिम लीग नून से निशान नहीं छीना गया? और क्या उसके वो भी गलत था। अबलाग जो उसको, एक सेकंड यार बात तो सुन लेना। जो ज़राए अबलाग हमारे लिए इस्तेमाल किए गए, जो रियासती वसाइल इस्तेमाल करके हमें चोर डाकू बच्चों के जहनों तक हमें नक्श कर दिए गए कि ये चोर डाकू हैं, क्या वो सरकारी ज़राए अबलाग ने एक दफ़ा लब कुशाई की कि ये बंदा जो है ये रियासती अदारों पे हमला करने वाला है? क्या किसी ने लब कुशाई की कि 190 मिलियन पाउंड कौन खा गया? क्या किसी ने लब कुशाई की कि जो शख्स अमेरिका में बैठ के ये कहे कि अल-कायदा को ट्रेनिंग तरबियत पाकिस्तान देता रहा, क्या वो जो इकरारे जुर्म करे ईरान में बैठ के कि हमारी सरजमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल होती रही, जो शख्स प्राइम मिनिस्टर होते हुए असेंबली के अंदर ये बात कहे कि हमारे फौजियों ने लोगों को अमेरिका के हाथों महंगे दामों बेचा, उस पे कोई तो मियां साहब आप लोगों ने कोई केस ही नहीं बनाया। आपकी हुकूमत रही है, आज भी आपकी हुकूमत, उस पर आपने कोई केस, आप तो केस बनाते रहे भाई ये निकाह जो है ये महीना पहले होना चाहिए था, महीना बाद क्यों हुआ? ये सारे इस तरह के केसेस बने जनाब भाई मेरे तोशा खान का दूसरे तीसरे। मेरे भाई हौसले से बात सुने। अगर हम केसेस बनाने या ख़त्म करने की पोजीशन में होते तो 2/3 अक्सरियत थी नवाज शरीफ की जब धरने शुरू करवाए गए और जब प्लानिंग मनसूबा बंदी 3 साइड से उस वक्त की जुडिशरी में बैठे लोगों ने, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के कर्ता धरतों ने और सियासी खुद को लोग कहलाने वालों ने और मीडिया के लोगों ने, ये एक अरेंजमेंट था जिस सब ने मिलके 2/3 अक्सरियत रखने वाले नवाज शरीफ को हटा लिया, मगर हम कुछ ना कर सके। आज फिर आप देख लें कि ये तो सादा अक्सरियत भी नहीं है भाई, तो आप हमसे तवक्को रख रहे हैं। आज मियां साहब खामोश बैठे हुए, आज क्यों नहीं बोल रहे? फिर नहीं भाई मेरी बात सुन लेना। अगर पहले बोलने से रियासत को कोई फ़ायदा पहुंच गया है तो मुझे बता दें, और अगर आज मेरे बोलने से जो थोड़ी लूली लंगड़ी मईशत चलना शुरू हुई है या दुनिया के इन्वेस्टर पाकिस्तान की तरफ दोबारा राग़ब होना शुरू हो गए हैं, तो फिर मैं उन्हीं की तरह जो आज अंदर से ख़त लिख रहे हैं या अंदर से बयानात दे रहे हैं, मैं उन्हीं की तरह मैं भी बोलना शुरू हो जाऊंगा। सर सच जो है वो सिर्फ अपोजिशन में नहीं बोला जाना चाहिए ना। जब आप अपोजिशन में हो, सच और हक की बात सिर्फ तब नहीं होनी चाहिए जब आप इक़्तिदार में हो, तब भी सच बोलने पे कदगन नहीं होनी चाहिए किसी किस्म की। और दूसरा ये जो केसेस की बात हम कर रहे हैं, मेरी बात सुने ना, आज कौन सा इक़्तिदार है भाई? आज अगर मैं सच बोल रहा हूं तो आज कौन सा इक़्तिदार है? आपकी पार्टी हुकूमत में नहीं है, इक़्तिदार में नहीं है क्या? भाई एक अरेंजमेंट है। ये कैसा इक़्तिदार है कि 8 फरवरी को जो पिक एंड चूज़ हुआ है उसके बाद भी आप मुझे ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग की हुकूमत है। अगर आप जो मैं रोना रो रहा हूँ, अगर 8 फरवरी से पहले हकायक सारे के सारे जो आज कहा जाता है कि जुडिशल कमीशन 2014 से बनाया जाए, तो भाई अगर 2018 का ही और 2023 में जो कुछ हुआ था 9-10 मई को, वो सारा कुछ बता दिया जाता तो आपको आज सवाल करने की जरूरत पेश ना आती कि मुस्लिम हुकूमत है या किसी और की है। फिर मियां साहब ने कुछ नाम तो लिए थे लंदन में बैठ के, ये 21 तारीख को भी उन्होंने ये जो रिसेंटली आपका इजलास हुआ तभी मियां साहब ने कुछ बातें की, वो जुडिशरी की बात करें, बाकी नाम वो किसी का लेने को तैयार नहीं है। तो सेलेक्टिव किस्म के एहतसाब की बातें फिर से शुरू हो गई। तो 28 को जब मियां साहब बनेंगे पार्टी प्रेसिडेंट, तो क्या उनकी आगे पॉलिसी होगी फिर आगे?
नहीं नहीं, बिल्कुल हम सिलेक्टिव किस्म का ना एहतसाब चाहते हैं ना इंसाफ चाहते हैं। हम तो कहते हैं कि जो 2014 में पाकिस्तान को बर्बाद करने वाले हैं फैसलों के ज़रिए, और जो फैसले करवाने वाले हैं, सबको कटहरे में खड़ा करना चाहिए। और जिन्होंने लंदन प्लान बनाया उन सबको कटहरे में लेके आए। आजकल तो वो आपके खिलाफ एक लंदन प्लान बनाने की बात कर रहे हैं। आजकल तो वो आपके खिलाफ इल्जाम लगा रहे हैं कि आप लोगों ने लंदन प्लान बना के 8 फरवरी का इलेक्शन जो है वो रिग किया है। उसको भी इन्वेस्टिगेट कर लें। अगर हमने किया है तो हमें भी सजा मिले, अगर किसी और का साबितशुदा है तो उसको भी सजा मिले। सही। अच्छा मियां साहब, मुझे ये बताएं कि अब ये जो सजा का एक जो नया केस बनाने का फैसला हुआ है पंजाब काबीना ने किया है खान साहब के खिलाफ, ये चूंकि अगले हफ्ते जो केस है उनके खिलाफ इद्दत में निकाह केस वाला उसका 29 को फैसला आ रहा है, महफूज फैसला 28 को जो है वो साइफर केस की समाअत कंक्लूड हो जाएगी। दोनों केसेस में अगर वो बरी हो जाते हैं, जिसका इम्कान जाहिर किया जा भी रहा है, तो फिर तो वो जेल से बाहर आ जाएंगे। तो क्या जेल में रखने के लिए उन्हें मजीद जो है ये केस नया बनाया जा रहा है? नहीं, मेरे भाई जो 190 मिलियन पाउंड अगर किसी को नज़र नहीं आ रहा, अगर 9-10 में किसी को नज़र नहीं आ रहा, तो उसको एक लम्हे भी जेल के अंदर नहीं रखना चाहिए, उसको बाहर लेके आएँ। अगर अदारे इंसाफ ही नहीं करना चाहते, अगर अदारों को नज़र ही कुछ नहीं आ रहा, तो फिर मेरे भाई उसको ज़्यादा देर तक अंदर रखने का जवाज़ क्या है? उसको बाहर लेके आएँ ताकि कौम अपना हिसाब करे। सही है। तो ये जो 28 तारीख को मियां साहब पार्टी प्रेसिडेंट बन रहे हैं, क्या वो देंगे? जब वो आए थे पाकिस्तान तो उन्होंने आके खिताब किया था कि सबको जो है वो हम इंगेज करेंगे, मुज़ाकरात पे लाएंगे, बातचीत करेंगे सबसे। तो क्या मियां साहब को ये बड़ा पैगाम देने वाले हैं जनाब के खान साहब समेत तमाम जो जितने भी पोलिटिकल लोग हैं सबसे वो मुज़ाकरात या बातचीत की कोई दावत दें? देखें, जो बात आपने अपनी गुफ्तगू के आखिर में की है ना कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को दावत देंगे, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को वो दावत देंगे। हाँ, 9-10 मई के लोगों को दावत नहीं दी जा सकती। जिन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया है उनको दावत नहीं दी जा सकती। या ये आप कानून बना लें कि पाकिस्तान पर दोबारा भी कोई इस तरह का हमला करेगा, वो हमला नहीं होगा, वो सियासी एक मूवमेंट होगी, उसमें तोड़ फोड़ हो जाए, उसमें अदारों को जलाओ घिराओ हो जाए, तो कोई बात नहीं, मिट्टी पाओ आगे चलें। अगर इस तरह का कोई कानून बनाना है तो फिर उसको भी दावत दे लें। ये कल आप लोगों ने भी रात की तारीकी में जाके पीटीआई के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पे धावा बोल दिया, सीडीए के जरिए जाके तजावजात के नाम पे दफ्तर का कुछ हिस्सा गिरा दिया, रात दफ्तर सील कर दिया। ये दिन की रोशनी में भी ऑपरेशन हो सकता था। पहला नोटिस जो उनको हुआ था वो उनके अपने दौरे हुकूमत में हुआ था, जब इमरान खान साहब की अपनी हुकूमत थी कि ये आपकी इंक्रोचमेंट है। उस वक्त नोटिस हुआ था, मेरे दौर में नहीं हुआ था, वो आज हुआ है। और वो प्लॉट जो है ये सरताज अली के नाम पे था, वो नोटिस सरताज अली को जा रहे हैं, वो प्लॉट भेज चुका है तहरीक इंसाफ को। 30 जुलाई 2020 को ये प्लॉट तब से तहरीक इंसाफ के नाम पे हो चुका है। वो कह रहे हैं नोटिस हमें कोई आया ही नहीं, कह रहे हैं एक नोटिस दिखा दिया। कुछ देर पहले मेरे से गौर साहब बात करके हमारे प्रोग्राम में, सर मेरे भाई जिसके नाम होगा नोटिस जाहिर है उसी को जाएगा। जो कागजों में नाम आपका होगा तो आपको ही जाना है। वो कह रहे हैं सरताज अली ने दे दिया था पीटीआई को प्लॉट, वो कह रहे हैं वो सरताज अली को गए हुए नोटिस, हमें कोई नोटिस नहीं आया। वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अभी भी कह रहे हैं कमेंट हमें कोई नोटिस दिखा दे। अच्छा ये मेरे से गौर साहब कुछ देर पहले बात करके हमारे प्रोग्राम में। जी मियां साहब, एक तो मैं ये आपको ये ज़रूर बता दूं, मैं कोई खुश नहीं हूँ कि किसी का घर गिराया जाए या किसी को ऑफिस गिराया जाए। मैं एक जवाब आपको दे रहा हूँ जो इंतज़ामिया दे रही है, मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, और ये भी मैं कोई ये जस्टिफिकेशन नहीं देने लगा। क्या मेरी फैक्ट्रियों को गिराया नहीं गया? क्या दूसरे लोगों को घरों को गिराया नहीं गया? गलत था। और क्या उनके नक्शे पास नहीं थे और इसके बावजूद गिरा दिया गया? बहुत शुक्रिया मियां साहब, बहुत शुक्रिया मियां साहब, आपने प्रोग्राम अब तक कीमती वक्त दिया, तफसील गुफ्तगू मुलाजा की मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ की। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आलमी अदालत इंसाफ की, जिसने आज बड़ा फैसला दिया है। इसराइली फोर्सेस को फौरी तौर पर रफ़ा में फौजी ऑपरेशन रोकने का हुक्म जारी कर दिया गया है। इसराइल 1 माह में प्रोग्रेस रिपोर्ट भी जमा करवाई, ये कहना है आलमी अदालत इंसाफ का। और 7 मई से जारी रफ़ा ऑपरेशन में 18 मई तक 8 लाख फ़लस्तीनी बेघर हो चुके हैं। ये ऑपरेशन फ़लस्तीनी अवाम की जानों को रिस्क में डाल रहा है।
13 जजों ने फैसला सुनाया, जिस दो ने मुखालफत की और आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल को हिदायत दी कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की फैक्ट फाइंडिंग मिशन को गजा तक रसाई दे। जब गजा से लाखों अफराद पनाह लेने रफा पहुँचते हैं तो इसराइल ने वहाँ भी मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया। इसराइली जंगी काबीना का हंगामी इजलास जो है अब से कुछ देर पहले शुरू हो गया है, जिसमें इसराइल जो है इस पर फैसला करेगा उसने अमल दरामद करना है नहीं करना, कैसे रिएक्ट करना है। लेकिन ये बड़ी डेवलपमेंट है कि अमेरिका की दरख्वास्त पर आलमी अदालत इंसाफ ने यह बड़ा फैसला सुनाया कि जिसमें इसराइल को मना किया गया है कि वो रफा में ऑपरेशन जारी न रखे। आज के प्रोग्राम में इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।